नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबरें आपको हम बताएंगे, लेकिन आइए उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अपने वादों पर बुरी फंसी कांग्रेस, खड़गे की नसीहत के बाद पीएम मोदी समेत तमाम बीजेपी नेताओं का बयान। एकनाथ शिंदे ने कहा, देना नहीं सिर्फ लेना जानती है कांग्रेस। भाजपा के मिशन झारखंड को धार देने आज रांची पहुंचेंगे अमित शाह। भाजपा ने कहा, सरकार में आने पर 5 लाख रोजगार के अवसर करेंगे सृजित। 5 नवंबर से कांग्रेस के प्रचार में आएगी तेजी। रेलवे की ओर से पूरे देश में 6 स्पेशल ट्रेनों का संचालन जारी। आज 168 ट्रेनों के जरिए यात्रियों के लिए विशेष सुविधा। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में महज 3 दिन बाकी। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के जुबानी हमले हुए तेज। और मुंबई टेस्ट के दूसरे दिन संभली भारतीय पारी। शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने लगाए अर्धशतक। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र से, जहां पे चुनावी माहौल लगातार गर्माता जा रहा है और इस दौरान आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। आपको बता दें, इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने मल्लिकार्जुन खड़गे के बजट के आधार पर गारंटी की घोषणा वाले बयान के जवाब में कहा कि कांग्रेस देना नहीं बस लेना जानती है। सही बात है, क्योंकि देने की उनकी नीयत नहीं है। देने का कभी उनको पता नहीं, उनको लेने का पता है कांग्रेस को। और उनको ये मालूम है, एक बार राजीव गांधी जी ने कहा था केंद्र 1 रुपया देता है तो जो एंड यूज़र है जो उसको 15 पैसे मिलते हैं। मतलब करप्शन कितना है, 85%। हमारे मोदी जी 1 रुपया भेजते तो पूरा 1 रुपया बंदा हमारे डीबीटी में जाता है। तो उन्होंने देना सीखा नहीं है। और दूसरी बात, हमने पूरा आरबीआई, केंद्र सरकार सबकी गाइडलाइन फॉलो की है। हमने जीडीपी के 25% लोन उठा सकते हैं, हमारा लोन 17.5 है। हम एफआरबीएम के 3% से अंदर है। हर गाइडलाइन को हम फॉलो करते हैं, कोई वायलेशन हमने नहीं किया है। साथ ही उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत के शाइना एनसी पर विवादास्पद बयान को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि एक बहन के बारे में ऐसी बात करना दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। एक बहन के बारे में ऐसी बातें करना ये बहुत ही निंदाजनक है। इसकी कितनी निंदा करें उतनी कम है। बाला साहब ठाकरे जी के विचार वाले कहते हैं, और विचार कैसे है देखो, बाला साहब ठाकरे जी अभी रहते तो सही में मुंह तोड़ देते। इनकी फितरत ही है ऐसी। हम गुवाहाटी में तब भी ऐसे ही उन्होंने बदनाम किया था हमारे महिलाओं को, हमारे बहनों को। महाराष्ट्र में बारामती में पहली बार पवार खानदान अलग अलग दिवाली पड़वा मना रहे हैं। शरद पवार की दिवाली वर्षों से बारामती और पवार परिवार के समर्थकों के लिए आकर्षण का केंद्र मानी जाती रही है। इस मौके पर पवार परिवार के सभी सदस्य अपने मतभेदों को भुलाकर एक मंच पर आते थे और समारोह में आए लोगों से स्नेहपूर्वक मिलते थे। लेकिन ये वर्षों पुरानी परंपरा आज टूट गई है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार, उनकी पत्नी प्रतिभा, बेटी सुप्रिया सुले और पोते रोहित पवार परिवार के अन्य सदस्यों के साथ बारामती शहर में बारामती मालेगांव रोड पर स्थित अपने गोविंद बाग निवास पर दिवाली पड़वा मना रहे हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख अजीत पवार अपनी मां, पत्नी और 2 बेटों के साथ दिवाली पड़वा को सहयोग सोसाइटी में अपने कटेवाड़ी निवास पर मना रहे हैं, जो शरद पवार के गोविंद बाग निवास से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। पिछले साल शरद पवार और अजीत पवार ने एक साथ दिवाली मनाई थी, लेकिन अब महज 10 किलोमीटर का अंतर है, लेकिन परिवार जो है अलग अलग दिवाली पड़वा मना रहा है। और वहीं अगर बात की जाए झारखंड की, तो आपको बता दें, झारखंड में भाजपा के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने आज रांची में प्रेस वार्ता कर कहा कि अगर भाजपा सरकार में आती है तो आने के साथ 2,87,000 खाली पदों को भरने का काम करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके अलावा 5 लाख रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
संकल्प है। सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में 2,87,000 खाली पदों को भरने का प्रस्ताव स्वीकृत किया जाएगा और हम कैलेंडर बनाएंगे पूरा, किस तारीख को परीक्षा होंगी, किसको रिजल्ट आएगा और किस तारीख को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। साथ में ये संकल्प भी है हमारा पेपर लीक की पूरी जांच होगी, गलत तरीके से करी गई परीक्षा निरस्त होगी, नौजवानों को न्याय मिलेगा। 2,87,000 भर्ती के साथ साथ 5 लाख रोजगार के और अवसर सृजित करेंगे। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हैं। अब स्टार प्रचारकों की धुआंधार रैली शुरू होने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज देर शाम रांची पहुंचेंगे। रांची में अमित शाह प्रदेश कार्यालय में आयोजित 2 बैठक में शामिल होंगे। पहली बैठक प्रदेश भाजपा के नेताओं की है। इसमें संगठन प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और हिमंता बिस्वा शर्मा भी शामिल होंगे और अब तक की चुनावी प्रक्रिया पर विमर्श करेंगे। इसके बाद सभी विधानसभा प्रभारियों के साथ बैठक होगी। इस बैठक में चुनाव प्रचार अभियान पर चर्चा की जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और तीनों प्रभारी भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। गृह मंत्री इन बैठकों के साथ ही विधानसभा चुनाव में जीत की रणनीति बनाने का काम करेंगे। रात्रि विश्राम के बाद वे 3 अक्टूबर की अगर बात की जाए 3 नवंबर की तो 3 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आपको बता दें 3 नवंबर को झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला, चतरा जिले के सिमरिया और हजारीबाग के बरकटा में चुनावी सभा कर बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 नवंबर को झारखंड आएंगे। वे चाईबासा और गढ़वा में चुनावी सभा करेंगे। उधर कांग्रेस ने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का चुनावी कार्यक्रम 5 नवंबर को फिलहाल प्रस्तावित है। पार्टी के आला नेता राहुल गांधी दूसरे सप्ताह में झारखंड आ सकते हैं। प्रियंका गांधी सहित कई अन्य नेताओं को भी चुनाव प्रचार के लिए बुलाने की योजना तैयार हो रही है। झामुमो की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन ने कमान संभाल रखी है। झारखंड के 38 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले दूसरे चरण के चुनाव की अगर बात की जाए तो कुल 528 प्रत्याशियों के बीच ये मुकाबला होगा। इस चरण के लिए कुल 634 प्रत्याशियों ने नामांकन किया था। स्क्रूटनी के बाद 560 उम्मीदवार बच गए थे। 32 प्रत्याशियों ने अपना नाम वापस ले लिया। उल्लेखनीय है कि प्रथम चरण में कुल 638 प्रत्याशी मैदान में हैं। इस तरह दोनों फेज मिलाकर कुल 1211 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला राज्य के मतदाता करेंगे। वहीं जमशेदपुर लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाले 6 विधानसभा क्षेत्रों में जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। पिछले 40 सालों से इस विधानसभा में बीजेपी के विधायक रहे हैं। 2019 में निर्दलीय उम्मीदवार सरयू राय ने तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास को हराया था, जिसके बाद इस बार रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास साहू इस सीट से भाजपा की उम्मीदवार हैं। पूर्णिमा पत्रकारिता के क्षेत्र में भी अपना योगदान दे चुकी हैं। हमारे संवाददाता कुमार आलोक ने उनसे खास बातचीत की। जमशेदपुर ईस्ट विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से हमारे साथ है पूर्णिमा साहू, जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। मैम, किन मुद्दों पर आप इस क्षेत्र में चुनाव लड़ने जा रही हैं? जनता की समस्याएं तो बहुत सी हैं। मैं जब उनके बीच में जा रही हूँ, उनकी कोई ना कोई समस्याएं जो है वो मेरे समक्ष रख रहे हैं, तो मैं उन्हें आश्वस्त करती हूँ कि उनकी जो भी समस्याएं होंगी, जो भी मुश्किलें या परेशानियां होंगी, उनका निराकरण मैं पूर्णतः से कर सकूंगी। और खासकर जो समस्याएं उभर कर आ रही हैं, जो जनता मुझसे शेयर कर रही है, मुझसे बांट रही है, वो समस्या है जल, पानी की असुविधा और नाली का जो है वो भराव, जल जमाव, सड़कों में सड़क अच्छे से बनना नहीं, ये सारी जो समस्याएं वो सामने आ रही हैं। तो ये सारी छोटी मोटी समस्याएं हैं, पर ये 5 साल में ये इस पर काम नहीं हुआ, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। आपके सामने कांग्रेस के स्टॉलवर्ड्स खड़े हैं, डॉक्टर अजय कुमार जो यहाँ पे एसपी रह चुके थे और सांसद भी रह चुके हैं, तो किस तरह से उनकी चुनौती को आप लेती हैं? देखिए, चुनौती हर क्षेत्र में आती है और मेरे ख्याल से जो चुनौतियां हैं, अगर मैं उसका डट कर सामना करूं और जो जनता का विश्वास मुझे मिल रहा है, उसके बल पर जो है मैं ये चुनाव लड़ रही हूं। उनके आशीर्वाद और उनके विश्वास के बल पर ये चुनाव लड़ रही हूं। नारी शक्ति, आप यंग हैं, नारी हैं,
महिला सिक्योरिटी को लेकर इनसिक्योरिटी हर जगह है, तो उनकी सिक्योरिटी को लेकर कैसे उनको आप आश्वस्त करेंगे अगर आप प्रतिनिधि बन के आई तो? देखिए, मैं महिला हूँ तो महिलाओं का दर्द दुख जो है अच्छे से समझ सकती हूँ। उनकी भावनाओं से अभी तक मैं जुड़ते आ रही हूँ। आपने तो देखा ही होगा कि हेमंत सोरेन जी की जो सरकार है, गठबंधन की सरकार है, उसमें जो इनके जो कार्यकाल रहे हैं उसमें 7,000 से अधिक महिलाओं और लड़कियों के साथ ऐसे दुर्व्यवहार के घटनाएं सामने आई हैं। तो बस ये जो अन्य पार्टी के जो लोग हैं वो सिर्फ इनके महिला हितैषी बनने का ढोंग करते हैं। ये है नहीं, पर सिर्फ ढोंग मात्र ये दिखावा करते हैं। जी, ये थी पूर्णिमा साहू, भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार, जिनका कहना है कि महिला सिक्योरिटी हमारे लिए सबसे प्रायोरिटी पे होगी और झारखंड की हेमंत सरकार के दौरान, यानी हेमंत सरकार के कार्यकाल के दौरान जितने महिलाओं पर अत्याचार हुए हैं उन सब की केसें खुलवाई जाएंगी और दोषियों को सजा दी जाएगी। कैमरामैन शिव के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, जमशेदपुर ईस्ट। जाना आपने किस तरीके से लगातार राजनीतिक सरगर्मियां जो हैं वो चल रही हैं और साथ ही आगे हम बुलेटिन में बात करेंगे वक्फ कैसे विवाद के साथ जुड़ता जा रहा है। लेकिन फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। अब आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कर्नाटका की, जहां पर वक्फ विवाद हिंसक हो चुका है। यहां विजयपुरा, कलबुर्गी, बीदर और शिवमोगा के किसानों ने आरोप लगाया है कि वक्फ बोर्ड द्वारा उनकी जमीन खाली करने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं, जबकि वे एक सदी से अधिक समय से उस पर खेती कर रहे हैं और उनके पास अपने स्वामित्व को साबित करने के लिए सभी प्रासंगिक दस्तावेज हैं। इस आरोप के बाद सिद्धरमैया की सरकार बैकफुट पर है, जबकि बीजेपी ने इसके खिलाफ 4 नवंबर को राज्यव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया है। कर्नाटक में वक्फ भूमि विवाद को लेकर कई जगहों पर तनावपूर्ण स्थिति बन गई है। हावेरी जिले के एक गांव में वक्फ द्वारा मंदिर और ग्रामीणों के घरों और जमीन पर दावा ठोका गया है। गांव के लोगों को अपने मंदिर के साथ साथ घर और जमीन हथियाए जाने का डर सता रहा है। विवाद बढ़ने पर गांव में 2 पक्षों में जमकर पत्थरबाजी हुई। पत्थरबाजी के दौरान कई लोग घायल हुए हैं। मामला वक्फ द्वारा किसानों की जमीनों पर दावे को लेकर गर्मा गया है। स्थानीय पुलिस ने हिंसा फैलाने के आरोप में 32 लोगों को हिरासत में लिया है। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिसकर्मियों को गांव में तैनात कर दिया गया है। ये भारत में छोड़ के किधर भी वक्फ बोर्ड नहीं है। ये वक्फ बोर्ड का जरूरत क्या है इंडिया में? ये कौन लगाया? ये कांग्रेस वाले अपीजमेंट करने के लिए ऐसे एक कानून लिया गया है, वो मैं विरोध करता हूं। इस बीच कर्नाटक के भारतीय जनता पार्टी के विधायक बसनगौड़ा पाटिल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वक्फ से जुड़े मसले पर पत्र लिखकर वक्फ संपत्तियों का राष्ट्रीयकरण करने की मांग की है। पत्र में उन्होंने लिखा है कि मैं विनम्रता पूर्वक आपके माननीय कार्यालय से अनुरोध करता हूं कि निष्पक्ष प्रशासन सुनिश्चित करने और आगे अन्याय को रोकने के लिए वक्फ संपत्तियों का राष्ट्रीयकरण करने पर विचार करें। मौजूदा कानूनों द्वारा सशक्त वक्फ बोर्ड कथित तौर पर व्यक्तियों, किसानों और लंबे समय से चली आ रही धार्मिक संस्थाओं जिनमें वक्फ से संबंध नहीं है के स्वामित्व वाली संपत्तियों पर अतिक्रमण कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कर्नाटक में वक्फ बोर्ड के मनमाने रवैये को लेकर कर्नाटक सरकार को घेरा। वहीं वरिष्ठ भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने भी वक्फ बोर्ड को लेकर कांग्रेस की कर्नाटक सरकार पर जमकर निशाना साधा। They want to take over the position of the Hanuman temple. So what else they need? And most unfortunately, one CEO of the Jilla Panchayat, he has ordered this. It is most unfortunate, and I strongly condemn the action of the government, and also particularly that Jilla Panchayat and Mr. Jamir is forcing the authorities to take action on the innocent Hindus. हम कांग्रेस पार्टी से कहेंगे, कृपया करके के नाम जबरन चढ़ाने की कोशिश की जाएगी तो उसका हम खुलकर विरोध करेंगे। हालांकि विवाद सामने आने के बाद कर्नाटक सरकार बैकफुट पर है। कर्नाटक सरकार ने भाजपा के आरोपों को गलत करार दिया है।
इससे पहले कर्नाटका के विजयपुरा में किसानों की 1200 एकड़ जमीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया था। वक्फ बोर्ड ने किसानों को नोटिस भी जारी किया। तेलंगाना में भी मेडिचल मलकाजगिरी जिले के मलकाजगिरी में 750 एकड़ जमीन पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा पेश कर दिया है। केरल के मुनम्बम गांव के लगभग 610 परिवारों ने आरोप लगाया है कि उनकी जमीन और संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो लगातार देखा जाए कहीं ना कहीं वक्फ की जो मनमानी है वो देखने को मिल रही है और उसी वजह से लगातार अब जो विवाद है बढ़ता भी नजर आ रहा है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। आर राजगोपालन जी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आर राजगोपालन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका डीडी न्यूज़ पर। जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि जब भी लगातार हम जिस तरीके से परिस्थितियां चल रही हैं और ख़ासतौर से वक्फ के साथ जो विवाद जुड़ा है, कर्नाटका की बात की जाए, इससे पहले भी हमने देखा अलग अलग जगहों पर स्थिति नज़र आई है, लेकिन ये आखिर किस तरह की मनमानी है? किसानों की ज़मीन हड़पने की बात कही जाए, मंदिर तक की जो जगह है उसको नहीं छोड़ा जा रहा है। ये कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ये बिल्कुल फैसला बिल्कुल गलत है। मुझे लगता है ये राजनीतिक प्रेरित है। शर्मा जी, ये देखना पड़ेगा कर्नाटका सिर्फ क्यों एक स्टेट है, जानबूझ करके ये वक्फ बोर्ड को बारे में ऊपर नीचे कर रहे हैं। रीजन कांग्रेस सरकार है, रीजन राहुल गांधी है, रीजन मल्लिकार्जुन खड़गे। कर्नाटका में कांग्रेस सत्ता हिल रही है, तड़प मुश्किल पड़ रहा है। इसको पर्दा डालने के वास्ते वक्फ बोर्ड को बड़ा कर रहा है। वक्फ बोर्ड का जो आप देखिए, आपने जो रिपोर्ट में अच्छा रिपोर्ट ने दिखाया, वक्फ बोर्ड का लैंड, सपोज ये जो जगदम्बिका पाल का एक कानून बन रहा है, जेपीसी है पार्लियामेंट का, उसमें जाकर के ये लोग अनुरोध करना पड़ेगा। सेकंड थिंग, तेजस्वी सूर्या एमपी, रविशंकर प्रसाद एमपी सारा कह रहे हैं, तब भी ये जानबूझ करके 3 डिस्ट्रिक्ट्स में ये प्रश्न है, प्रॉब्लम है जी, सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्ट्स। तो देयरफॉर मुझे लगता है कर्नाटका गवर्नर अपने हाथ में लेकर के लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम का ठीक करना है। दूसरी चीज है फिर 50 साल को अंदर वो भी जमीन किसी आदमी ने, मान एग्जाम्पल शर्मा जी हो, राजगोपाल हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, वो जमीन का 50 साल में आपने जो जीवित रहेंगे ये आपका हो जाएगा। वक्फ बोर्ड को एकदम ये कानून में सब डील कर सकते हैं। इसीलिए तो अंबिका पाल का जो वर्णन किया है, बीजेपी जो विधायक ने भी जो चिट्ठी लिखा है प्रधानमंत्री का, उसमें भी दम है। मुझे लगता है बेकरफूट में आने वाले दिन में जो समस्या लॉ एंड ऑर्डर प्रश्न जो प्रॉब्लम शुरू कर देगा, कर्नाटका सरकार का, मिस्टर सिद्धरामैया का जिम्मेवारी है ये स्थिति का कंट्रोल पर लेके आ जाइए। नहीं तो मुझे लगता है आने वाले दिन में भाजपा का जो भड़क है जो कर्नाटका में, उसको रोक नहीं पाएंगे जी। ये तो मेरा क्योंकि वक्फ बोर्ड के बारे में बिल्कुल राजगोपालन जी करके कर रहे हैं जी। और हमने देखा कि जब हम अगर 90 के दशक की भी बात करते हैं, जब कांग्रेस की सरकार थी, तब कहीं ना कहीं वक्फ को जिस तरह की शक्तियां दी गई थी, और उसके बाद से आज तक की अगर बात हम करते हैं तो कर्नाटक जो है, क्या उसको सिर्फ बानकी माना जाए? क्योंकि जितनी ज़मीन जो कि कहीं ना कहीं वक्फ के दायरे में आ रही है और जिस तरीके से उस पर अपना मालिकाना हक जो है वो कहा जाता है, और उसी वजह से जेपीसी लगातार बैठक कर रहा है, लेकिन वहाँ भी किसी तरह का सकारात्मक रवैया जो है वो नज़र नहीं आता। सकारात्मक रवैया नहीं करेगा। जो आपको मालूम है, कांग्रेस जानबूझ करके हिंदू समाज का खिलाफ करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसके ये इतना साल नहीं था वक्फ बोर्ड, कैसे यूपीए सरकार ने 2013 में इस शक्तियों का क्यों भड़काया, ये बताइए। सो मुझे एक चीज बताना चाहते हैं, दक्षिण भारत में जितना भी जो समस्या है, सिर्फ एक स्टेट कर्नाटका में ये समस्या आ रहा है। केरला में नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है, आंध्रा में नहीं है, तेलंगाना में नहीं है, पुदुचेरी में नहीं है। क्यों? सिद्धरामैया ने अपना जो समस्या है, कांग्रेस का अंगूठी मामला है, मल्लिकार्जुन खड़गे का कुर्सी हिल रहा है, सिद्धरामैया का कुर्सी हिल रहा है, उसको पर्दा पानी डालने के लिए वक्फ बोर्ड का बड़ा कर रहे हैं। लेकिन वक्फ बोर्ड कर्नाटका में अन्याय कर रहा है, बिल्कुल जो हिंदू समाज का जान करके, जो गुरुपासिक सोसाइटी है, मंदिर है, कैसे छोड़ सकते हैं उसको? ये क्या कानून है?
मिस्टर जगदम्बिका पाल का जो जेपीसी है उसमें ये कानून लेके आना है। कल भी प्रधानमंत्री ने बोला है 1 नेशन 1 पोल 1 कोड जरूर आ जाएगा करके, उसमें वक्फ बोर्ड भी चाहिए। जेपीसी का गठन किया है। नवंबर 26 तारीख पार्लियामेंट शुरू हो रहे हैं। दिसंबर फर्स्ट वीक में शीतकालीन सत्र से पहले अपनी रिपोर्ट देनी होगी। उस रिपोर्ट में कर्नाटका को भी जिक्र होगा। ग्रामीण क्षेत्र में कैसे वक्फ बोर्ड लेके एक नोटिस में जो पुराना 1950 में 1870 में एक नोटिस लेकर के उसको वक्फ बोर्ड लैंड कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। इंडिया में 3 चीज है जी भैया शर्मा जी, एक तो वक्फ बोर्ड का, दूसरा रेलवे लैंड, तीसरा जो डिफेंस लैंड। ये 3 लैंड के ऊपर रेगुलेशन चाहिए, नहीं तो रेगुलेशन नहीं करोगे आने वाले पीढ़ी को बिल्कुल सारा जमीन वक्फ बोर्ड निकाल देगा, फिर आपको रहने का जगह नहीं मिलेगी। राजगोपालन जी, क्या माना जाए, ये एक बांटने वाली जो राजनीति है लगातार कांग्रेस करती आई है। यूपीए 2 की भी अगर बात की जाए 2013 में जिस तरीके से कहीं ना कहीं कोशिश यही की गई थी कि ज़्यादा शक्तियां दी जाएंगी तो एक पक्ष का जो वोट है वो शायद मिल पाएगा, लेकिन नतीजा कुछ उसका और ही रहा। लेकिन आज के समय में भी वही बांटने वाली राजनीति जो है वो होती हुई नजर आती है। ऐसे में क्या माना जाए, क्योंकि आज जब पूरे विश्व में हम बात करते हैं या खासतौर से हिंदू राष्ट्र के रूप में जब भारत को जाना जाता है, तो यहाँ पर प्रयास अभी भी लगातार वही है कि कैसे हम बांट सकते हैं और देश को कमजोर बना सकते हैं। मुकुल जी, इसीलिए तो 2014 में नरेंद्र मोदी का बहुत मत मिला है क्योंकि 2010 से 2011, 2012, 2013 में 4 साल को अंदर अंदर कांग्रेस पता लगा है, वो सत्ता जारी है। इसीलिए मुस्लिम के लिए इतना इतना किया है। उस आक्रोश में तो हिंदू इकट्ठा होकर के 2014 में नरेंद्र मोदी को सपोर्ट किया है। सेम सिचुएशन 2024 में भी आ रहा है। इसका मतलब मुझे लगता है आने वाले दिन में कांग्रेस खत्म हो गया है नॉर्थ इंडिया में। अभी साउथ इंडिया में भी सफाई होने का प्रतिक्रिया कर रहे हैं। सिद्धरामैया का ये मूव है। सिर्फ कर्नाटका में क्यों, हिमाचल प्रदेश में नहीं कर रहा, क्यों तेलंगाना में नहीं कर रहा कांग्रेस, क्यों कर्नाटका में कर रहे हैं। देयरफॉर मुझे लगता है जानबूझ करके ये तिल्ली लगाने के लिए, आग लगाने के लिए काम, जैसे राहुल गांधी बोलते आ रहे हैं आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, आग लगाने के लिए काम कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होगी। कर्नाटका सरकार गवर्नर मिस्टर तावरचंद गहलोत को ऑर्डर्स के ऊपर इस बिल को वापस लेना चाहिए। वक्फ बोर्ड इश्यू बिल्कुल डेंजरस इश्यू है मुझे लगता है। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से कर्नाटका सरकार जो है पूरे मामले पे कहीं ना कहीं बचती हुई नजर आती है, और जो किसान जो कि लगातार कह रहे हैं कि ज़मीन से जुड़े हुए जो दस्तावेज हैं वो हमारे पास हैं, उनको देखा जा सकता है, तो कहीं ना कहीं उनकी ना सिर्फ ज़मीन की सुरक्षा की बात की जाए, उनकी सुरक्षा की बात की जाए, ये तमाम जो जिम्मेदारी है राज्य सरकार की है, और कहीं सिद्धरामैया सरकार जो है उसमें भी विफल होती नजर आ रही है। नहीं, सिद्धरामैया सरकार के जानबूझ करके भड़का रहे हैं। पुराना रिकॉर्ड से 100 साल को पुराना रिकॉर्ड। इसीलिए तो जगदम्बिका पाल रिपोर्ट आ जाएगा वक्फ बोर्ड के ऊपर। पिछले 1947 को बाद जितना जमीन जिसको पास है, सपोज मुकुल शर्मा के पास है, राजगोपाल के पास है, मल्लिकार्जुन खड़गे के पास है, ईदुल के पास है, जिसको पास भी होगा वो निरंतरण होगा। उसको पीछे कहानी भूल जाओ। ये कैसे हो सकता है? जो एक तमिलनाडु में भी एक मंदिर है, वो मंदिर 1700 पुराना मंदिर है, 1700 साल। उस जमीन वक्फ बोर्ड का जमीन कह रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? 17 साल पुराना वक्फ बोर्ड अभी उठ गए, पहले नहीं पाई इसको जानकारी। जी बिल्कुल, और उसी वजह से यहाँ जो मंशा है उस पर सवाल उठाना जो है वो लाजमी नजर आता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया राजगोपालन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आखिर कांग्रेस जो है वो क्यों इतनी दिलचस्पी ले रही है, और क्या इसी वजह से राम मंदिर के जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था उससे दूरी बनाई गई थी? अब कई ऐसे सवाल हैं जो लगातार खड़े होते नजर आ रहे हैं, और हर कोई ये जानना चाह रहा है कि आखिर ऐसा क्यों कर रहा है और कब तक कांग्रेस बांटने की राजनीति करती रहेगी। फिलहाल बुलेटिन में हम यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। डीडी न्यूज़ पर आइए बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां के बांदीपुरा पनहार में घेराबंदी और तलाशी अभियान जारी है। यहां कल शाम आतंकवादियों द्वारा गोलीबारी की गई थी। वहीं सुरक्षा बलों ने श्रीनगर के खानियार इलाके में भी घेराबंदी और तलाशी अभियान चला रखा है। खासतौर से जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा के पनार में शुक्रवार देर शाम संदिग्ध गतिविधि देखी गई। सेना द्वारा चुनौती दिए जाने पर आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी की और जंगल की तरफ भाग गए, जिसके बाद से सेना का जो घेराबंदी और इसके साथ साथ सर्च ऑपरेशन है वो जारी है। इस पूरे ऑपरेशन की जानकारी खुद भारतीय सेना के चिनार कोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की। और खबर खेल जगत से आपको बता दें, भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुंबई में खेले जा रहे टेस्ट के दूसरे दिन का खेल जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक भारत ने अपनी पहली पारी में 5 विकेट खोकर 194 रन बना लिए हैं। आज भारत ने 4 विकेट पर 86 रन से आगे खेलना शुरू किया। शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने संभलकर बल्लेबाजी करते हुए नजर आए और भारत के स्कोर को आगे बढ़ाया। शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने अर्धशतक लगाने में भी कामयाबी पाई। इससे पहले न्यूजीलैंड ने अपनी पहली पारी में 235 रन बनाए थे। न्यूजीलैंड सीरीज के 2 मैच जीतकर सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना चुकी है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।